हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम के 3 लेक्चर कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में जो है वो अपन ने बात की थी किसके बारे में? अपन ने बात की थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होता है। आज अपन बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। अपन ने नॉर्मल पढ़ा कि हाँ ये होता है। आज उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करके और फिर उसके बाद में आगे चलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी क्या एप्लीकेशन होनी चाहिए और केपी और केसी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। आज उन सब की बात अपन करने वाले हैं। चलो मैं पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आराम से समझना, आराम से समझे कि मैं सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन एक लिख रहा हूं कि आपको एक ग्राफ दे रखा है ln k वर्सेस 1/t का। बोला ग्राफ जो है वो इस टाइप का है, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ इस टाइप का है ना। अपन से ये पूछा है कि नेचर ऑफ द रिएक्शन बताओ, अभिक्रिया की प्रकृति क्या होगी। नेचर ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति क्या होगी, ये अपन से पूछा है। मींस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है, एक्सो या एंडो, आपको ये बताना है। मैं कह रहा हूं आराम से देखो। एक बात बताओ, जब अपन इधर जा रहे हैं तो 1/t की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 1/t इंक्रीज हुआ, ये लो 1/t इंक्रीज हुआ, इसका मतलब रियलिटी में t तो डिक्रीज हुआ, तभी तो 1/t इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब t डिक्रीज होना चाहिए। अगर t डिक्रीज होने पर k भी डिक्रीज हो रहा है, देखो ये k डिक्रीज ही तो हो रहा है, तो t डिक्रीज होने पे k डिक्रीज हो रहा है। एरो बताओ सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? एरो सेम डायरेक्शन में। क्या बोला था, अगर एरो सेम डायरेक्शन में हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडो या एक्सो? एंडोथर्मिक। नेचर ऑफ द रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, उष्माशोषी होगा। आ रही बात समझ में? ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, ये ऐसा दे दिया जाए, ये हर साल का फिक्स क्वेश्चन है और जेई के अंदर 2018 के अंदर जेई के अंदर पूछ लिया था कंबाइन करके, अभी वो भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन दिया और बोला नेचर ऑफ द रिएक्शन बताओ, नेचर ऑफ रिएक्शन बताओ। ठीक है, तो वही तरीका, आप ऐसे गए तो 1/t की वैल्यू इंक्रीज हुई, ये लो 1/t इंक्रीज हुआ मींस t डिक्रीज हुआ। ठीक है, k इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है, k इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है, तो एरो बताओ सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक मींस उष्माक्षेपी। ठीक है, चलो आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। एक ऐसा रिएक्शन दे दी जाए आपको, A to B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 2000 केल्विन पर और इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1000 केल्विन पे। ये दो रिएक्शन है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, एक 2000 केल्विन पे गिवन है और एक 1000 केल्विन पे गिवन है। 2000 केल्विन पे गिवन है 4.6 × 10⁻³ और 1000 केल्विन पे दे रखा है 2.4 × 10⁻²। ऐसा बोला। अब बोला आपको नेचर ऑफ द रिएक्शन बताओ, नेचर ऑफ द रिएक्शन बताओ, ये पूछा है। ठीक है, बता देंगे नेचर ऑफ द रिएक्शन, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक बात बताओ, आपने टेम्परेचर यहां से यहां आए 2000 से केल्विन से 1000 केल्विन आए, मींस टेम्परेचर आपने क्या किया, डिक्रीज, यही किया। तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है वो देखो कितनी हो गई, 2.4 × 10⁻² से, इसका मतलब k की वैल्यू इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, k इंक्रीज। बताओ एरो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब नेचर कैसा होगा, बोलो नेचर ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी। सही बात भैया, ये सिंपल से क्वेश्चन, ये तो हो गए टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे चलूं।
बोलो बोलो, सुनना बात को। एक नीट के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, नीट के अंदर क्वेश्चन क्या आया था जो अपन ने अभी तक पढ़े है ना, उससे रिलेटेड। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। ये नीट 2018 या 17 का क्वेश्चन है। N2 प्लस O2 कन्वर्ट 2 टाइम्स NO K2, H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट H2O, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। ये दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है 2 टाइम्स NH3 प्लस 5/2 O2 गिव्स 2 टाइम्स NO प्लस 3 टाइम्स H2O। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कितना होगा? ऑप्शन देखना, 4 ऑप्शन भी दे रखे, फिर मैं आपको बताता हूं कि हाँ ऑप्शन से कैसे डील करनी चाहिए थी। जो एग्जाम में है, नीट में आए हुए ऑप्शन ही दे रहे अपन। पहला ऑप्शन K2 K3 बाई K1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है K1 K3 बाई K2, थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है K2 K3 क्यूब अपॉन K1, अगला ऑप्शन दे रखा है K2 K1 अपॉन K3 का क्यूब। आराम से समझना बात को। देखो पहले समझो, इस रिएक्शन, 3 रिएक्शन से ये रिएक्शन लाना, तो अब अपन को ये नहीं लिखना है कि इस रिएक्शन का K1 लिखा जाए ना, आप तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन ढंग से देख लो। यहां पे क्या हुआ, 3H2O हुआ सबसे पहले, ये 3H2O हुआ, H2O ये था, इसका मतलब इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको लिखवाया हुआ इक्वेशन को अगर जितने से मल्टीप्लाई करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर में चला जाएगा, तो K3 का क्यूब हो जाएगा। तो इस वाले में K3 का क्यूब आना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर, अमोनिया कौन सी डायरेक्शन में, इस साइड में आया, अभी कहां पे, यहां पे, इसका मतलब रिएक्शन को रिवर्ट करके देखना पड़ेगा। जैसे रिएक्शन को रिवर्ट करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाएगा। तो अभी K1 है तो क्या हो जाना चाहिए, 1/K, बोलो। तो अपॉन में K1 आएगा, ये रहा अपॉन में K1, और K3 का आना चाहिए क्यूब, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। एक और क्वेश्चन देखना इससे रिलेटेड ही, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो। ये दे रखा है आपको, SO3 गैस कन्वर्टेड है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसका Kc जो है वो है 4.9 इंटू 10⁻², ठीक है, ये दे रखा है, बिल्कुल सही है। और अपन से पूछा है, अपन से क्या पूछा जा रहा है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स SO3 गैस, इसका Kc कैलकुलेट करके बताओ, इसका Kc कैलकुलेट करके बताओ। 4 ऑप्शन बता रहा हूं जो दे रखे, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान काम रहेगा आपके लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 9.8 इंटू 10⁻², 9.8 इंटू 10⁻²। सेकेंड ऑप्शन 4.9 इंटू 10⁻²। थर्ड ऑप्शन देखे, थर्ड ऑप्शन देखना 416 दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन 4.9 इंटू 10⁻² की पावर 2, ऐसा करके लिखा हुआ है। आराम से समझना बात को। एक बात बताओ, जब आपने रिएक्शन को पहले रिवर्ट कर दिया, रिएक्शन को रिवर्ट करते ही जो होगा वो 1/Kc हो जाएगा, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाना चाहिए 1/Kc का स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए। सही बात बोल रहा हूं, बोलो भाई। ये फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सेम ही है ना, इसको नन ऑफ दिस कर दो, या इसकी कुछ वैल्यू होगी, 1/Kc का स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए था। $10,000 ले लो, यही होगा। अब सुनना,
सही है क्या? अच्छा 4.9 का स्क्वायर, ओके। सुनना आराम से, अगर ये 5 होता तो 5 इंटू 5 कितना होता? 25। 25 होता तो 400 आ जाता एग्जैक्ट। 25 होता तो आंसर कितना आ जाता? 400। लेकिन अपॉन में 25 है नहीं, तो आंसर 400 से ज्यादा ही आना चाहिए ना। तो आंसर 400 से ज्यादा 416। इसका फोर्थ ऑप्शन मेरे को मालूम नहीं, इसके अंदर क्या लिख रखा है, 416 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एक रिएक्शन दे रखी थी, दूसरी रिएक्शन का केस ही पूछा, तो मैंने कल आपको ये समझाया था ना कि आप भी तो आपको जो है वो मैं K1 K2 के टर्म्स में करवा रहा हूं, हो सकता है आपको वहां पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है, देखो ये वैल्यू लिखी हुई है, इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना चाहिए था। ये नीट में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है, नीट में आए हुए क्वेश्चन को अपन ने आज डिस्कस किया है। चलो अब आगे अपन नेक्स्ट बात करने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी की एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा। आओ एप्लीकेशन पार्ट पे बात करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं। चलो आओ, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अनुप्रयोग क्या होंगे इसके, एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझना बात को, पहला एप्लीकेशन बड़ा इंग्लिश में याद है ना, पहला एप्लीकेशन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या वो समझना पहले तो आप, ठीक है। समझो बात को आराम से कि प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन जो होगी वो कितनी फॉरवर्ड में जा चुकी है या कितनी बैकवर्ड में ही पड़ी है, उसको अपन बोलते हैं कि प्रिडिक्ट करो कि रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है, वो फॉरवर्ड में कितनी गई है या बैकवर्ड में कितनी रही है, अग्र अभिक्रिया में कितनी गई या पश्च अभिक्रिया में ही रही है क्या। तो कैसे आइडिया चलेगा, कैसे आइडिया चलेगा वैल्यू ऑफ केसी या केपी देख के आपको, सुने बात को। केस फर्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मतलब केसी केपी कुछ भी अगर ग्रेटर देन हो 10⁻³ से, आराम से समझना 10⁻³ आएगा कैसे, 10⁻³ आएगा कैसे ये समझना पहले तो। मैंने कहा देखो एक रिएक्शन लिखता हूं साइड में, आर कन्वर्टेड हो रहा है पी में, ये लोड साहब लिख दिया मैंने, आर कन्वर्टेड इनटू पी। स्टार्टिंग में अगर ये 100 लिया, ये 0 है, ये 100 में से 99.9 चला जाए तो यहाँ पे 99.9 बनेगा, इसका केसी या के लिखोगे तो 99.9 अपॉन 0.1, ये हो गया 100 अपॉन 0.1, इसका मतलब 10⁻³ आएगा या नहीं आएगा बताओ। मैंने तो ये जनरल आइडिया लिया है, अगर के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻³ हो, अगर ऐसा दे रखा है, इसका मतलब रिएक्टेंट 99.9% रिएक्ट कर चुका है, रिएक्टेंट क्रियाकारक 99.9% रिएक्ट कर चुका है, फॉरवर्ड में चला गया। बोलो तो रिएक्शन अब आपने देखी उस समय बताओ, रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो है, लगभग अग्र दिशा में ही तो है, पश्चिम दिशा में तो कुछ बचा ही नहीं, यही तो बोलोगे। तो अगर के की वैल्यू 10⁻³ या इससे ज्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन ऑलमोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि k इज ग्रेटर देन 10⁻³ देन रिएक्शन ऑलमोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
अग्र अभिक्रिया में होगा, अग्र दिशा में है, लगभग अग्र दिशा में पूर्ण हो चुकी है। सुनना बात को, इक्विलिब्रियम पे बात करोगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से ज्यादा कौन होगा? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जो होगी वो रिएक्टेंट के कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा होगी। ये लो, अगर कोई बहुत ज्यादा बनता है तो उसका रीजन क्या होता है? अगर कोई बहुत ज्यादा बनता है तो उसका रीजन क्या होता है? वो स्टेबल ज्यादा है। तो मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी जो होगी वो P की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू R, तभी तो बन रहा है। स्थायित्व P का ज्यादा है, स्टेबिलिटी P की ज्यादा है, तभी तो वो बन रहा है, अदरवाइज बनता ही नहीं, अदरवाइज वो बनता ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो P की स्टेबिलिटी R के कंपेरेटिव में क्या होगी? ज्यादा होगी। बात क्लियर? चलो आगे, अभी इसके एप्लीकेशन पार्ट काम में लेंगे। ये केस फर्स्ट हुआ, केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। ये लो केस सेकंड भैया, अगर k की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो, इसका रिवर्ट केस हो गया। 10⁻³ तभी आएगा जब ऊपर 0.1 हो, अपॉन में 100 हो या 99.9 हो। तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? ऑलमोस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में है लगभग। तो आपने देखा कि ये 99.9 बच गया, ये 0.1 है, इसका मतलब बन नहीं रहा P। तो आपने इक्विलिब्रियम पे देखा तो R की मात्रा बहुत ज्यादा है, अमाउंट ऑफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ P। स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूंगा, इसका मतलब R की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। यही बात है, बोलो। अब इससे रिलेटेड अपन एक दो प्रॉब्लम देखते हैं पहले कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कैसे, कि प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया पता लगाओ कितनी दिशा में गई है, तो कैसे मालूम चलेगा? चलो पता करवाते हैं, पता करवाते हैं। देखना सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये बोला है कि 4 ये दे रखा है, A प्लस हाफ O2 कन्वर्ट हो रहा है AO में, B प्लस हाफ O2 कन्वर्ट हो रहा है BO में, C प्लस हाफ O2 कन्वर्ट हो रहा है CO में। ये लो, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे K1, K2 एंड K3, ये ऐसे दे रखे 46 2 × 10⁻², और इसका दे रखा है 1.5 × 10⁴, ऐसे दे रखे। आपसे पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो आप। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का आपको क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अब समझना बात को अच्छे से। एक बात बताओ कि ये रिएक्शन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की है, किसकी है? ऑक्साइड के फॉर्मेशन। इनके अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखता हूं, साम्य अवस्था स्थिरांक देखता हूं, तो मेरे को तो एक बात समझ में आ रही है, क्या? जिसका Kc ज्यादा होगा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। बोलो, तो जिसका K ज्यादा होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा बोलो। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है इसका मतलब उसका प्रोडक्ट P ज्यादा होता है, P ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ P, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, P का मतलब प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम है। बोलो, किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैक्सिमम है? थर्ड का अगर मैक्सिमम है स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो थर्ड का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब CO की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर AO की, और फिर BO की। सही बात। मेरे को तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ही तो चेक करनी थी, मतलब प्रोडक्ट को ही तो ध्यान में रखना था। जिधर ऑक्साइड है उधर चेक कर लो वो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, बस ये चेक करना। एक क्वेश्चन और देखो जिससे आपको और अच्छे से मालूम चले। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं कि AO2, BO2 और CO2 तीन ऑक्साइड है और ये हो रहे हैं डिकम्पोज, A प्लस O2 में, B प्लस O2 में एंड C प्लस O2 में। इसका दे रखा है 2 × 10⁻², इसका 1.5 × 10⁴ और इसका 46, ये दे रखा है। राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड।
आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है किसका, ऑक्साइड का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड बताना है। चलो आराम से बता देंगे कैसे। अब ये चेक करो ऑक्साइड किधर है, रिएक्टेंट की साइड में या प्रोडक्ट की साइड में, रिएक्टेंट की साइड में, ठीक है। मैं अब ऐसा बोल रहा हूं कि अगर के की वैल्यू या केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब या तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या फिर रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट कम ही तो बचा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा या रिएक्टेंट कम होगा, उत्पाद ज्यादा बनेगा या क्रियाकारक कम होगा। अगर रिएक्टेंट कम है, मैं इसलिए रिएक्टेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ऑक्साइड रिएक्टेंट की साइड में, पहले ये देख लो, इधर ऑक्साइड प्रोडक्ट की साइड में था इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था, इधर ऑक्साइड रिएक्टेंट की साइड में तो रिएक्टेंट की साइड फोकस रहेगा। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट कम है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व कम है, बोलो। तो जिसका के ज्यादा होगा उस रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी कम होगी, और रिएक्टेंट कौन, ऑक्साइड, के सबसे ज्यादा किसका, इस वाले का, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर इस वाले का तो CO2, और सबसे कम किसका, AO2 का, के कम होगा तो आर ज्यादा, आर ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो इसका मतलब AO2 की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब अगर आपको रट्टा ही मारना है, मैंने तो आपको पूरा समझा दिया, अगर आपको रट्टा ही मारना है तो फिर देखो कैसे करना है। अगर उसका फॉर्मेशन दे रखा हो, देखो फॉर्मेशन हो रहा है तो केसी ज्यादा होगा तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फॉर्मेशन का दे रखा हो। डिसोसिएशन का दे रखा हो, उस समय केसी की वैल्यू कम होगी तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको एज ए कि इसके अलावा कोई जरूरी थोड़ी ना ऑक्साइड ही दे रखा हो, कोई रिएक्शन दूसरी दे दे, इस टाइप की दे दे, तो भी आपको आइडिया तो रहे ना, हाँ कैसे टैकल करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखो। अगर मेरे को ऐसा लिख दे ए कन्वर्ट है बी, इसका केसी दे रखा है 10⁻⁻⁴, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या होगा, इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो तुम लोग। मैं कुछ लिखने वाला हूं स्टेटमेंट, अगर मेरे को ऐसा बोले इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप, और अपन से निष्कर्ष ऐसे पूछ ले कि साम्य पर ए एवं बी दोनों बराबर मात्रा में होंगे, एट इक्विलिब्रियम ए एंड बी बोथ प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट, समान मात्रा में उपस्थित होंगे, ए और बी, ये दे दिया, ठीक है। सेकंड ये दे दिया ओनली बी इज प्रेजेंट, केवल बी उपस्थित होगा, ऐसा दे दे ओनली ए इज प्रेजेंट, केवल ए उपस्थित होगा, केवल ए उपस्थित होगा, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, ठीक है, या ऐसे बोले ए बी बोथ आर प्रेजेंट बट ए इज डोमिनेटिंग, ए एवं बी दोनों प्रेजेंट है, ए जो है वो अधिक होगा, ऐसे ऑप्शन लिखे हुए आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ओनली ए और ओनली बी होता तो फिर तो रिएक्शन तो इरिवर्सिबल हो जाती, रिएक्शन कैसी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है भैया। अच्छा समान मात्रा में होने चाहिए थे, समान मात्रा में होते तो फिर तो केसी एक आ जाता ना, ये भी नहीं। अगर केसी की वैल्यू जो है अगर वो 10⁻³ से कम आ रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और रिएक्टेंट कौन है, ए, इसका मतलब ए डोमिनेटिंग होना चाहिए, तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर क्या आएगा 4। समझ में आई बात, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलो आगे, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुई प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, आपको अभिक्रिया की मात्रा का पता लगाना कि अभिक्रिया कितनी उस दिशा में गई है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे।
मैं केपी केसी कैलकुलेट करवाने के लगभग आप ये मान के चलो 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आज और कल वाले लेक्चर में, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सिंपल से तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे, चलो सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना। आपको यह प्रिडिक्ट करना है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। सुनना बात को, सुने, दो चीजें होती है। केसी जो होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, कहां पे? एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इस केसी को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक होता है Q, ये होता है P बाई आर। ये क्या होता है? P बाई आर। बोलो, ये होता है Q बाई आर। इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिएक्शन। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, कहीं भी। हिंदी में मैं बोलूं कहीं भी कभी भी, सिंपल सी बात है, कहीं भी कभी भी। इससे ऐसे याद रखो, एनी टाइम वगैरह याद नहीं रहे, कहीं भी कभी भी खड़े हो तो वो क्यू डिफाइन होगा। इसको अपन बोलते हैं क्यू को रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अभिक्रिया गुणांक बोलेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट। फर्क क्या है दोनों में? ये P बाई आर है, ये भी P बाई आर है। जैसे केसी कैलकुलेट करते हैं वैसे के वैसा Q भी कैलकुलेट करना है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि केसी तो इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होगा, Q किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं, आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे कैलकुलेट किया तो वो Q हो जाएगा, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट किया तो Q खुद क्या बन जाएगा? केसी या केपी के बराबर बन जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, सबसे स्टेबल जो जगह है वो है इक्विलिब्रियम। सबसे स्टेबल जगह कौन सी है? इक्विलिब्रियम। तो वो तो चाहता है कि मैं कैसे भी करके इक्विलिब्रियम पे पहुंचूं, वो तो चाहता है कि मैं कैसे भी करके कहां पे पहुंचूं? इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाऊं, ठीक है बात। तो आपको हमेशा मूव किसकी तरफ करना है? इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना है। अच्छा, एक बात सुनो, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ बनाता हूं तो एक्स एक्सिस पे अगर ऐसे जाता हूं, एक्स एक्सिस पे अगर ऐसे जाऊंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सिंपल सी बात बोलो, सोचो अपने दिमाग में कि ऐसे जाऊंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आप बोलोगे इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं, सुने, ऐसा बनाऊं, ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये केसी है और ये क्यू है। क्यू का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब आप यहां पे खड़े हो, आपको जाना किधर है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? जहां पे केसी होता है। इसका मतलब आप यहां पे खड़े हो, यहां पे आपको जाना है, तो आप ऐसे गए, ऐसे गए तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। फॉरवर्ड, अग्र दिशा में जाएगी। इसका मतलब केसी अगर ज्यादा होगा क्यू से तो रिएक्शन फॉरवर्ड में अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। अब सुनना बात को, ऐसा हुआ, केसी इधर है, क्यू इधर है। इसका मतलब अब आप कहां पे खड़े हो? यहां पे खड़े हो। अब अगर आप यहां पे खड़े हो, आपको जाना इक्विलिब्रियम की तरफ है, तो आप ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में गई? बैकवर्ड में गई। तो बैकवर्ड में कब जाएगी? जब क्यू इज ग्रेटर देन केसी होगा। बोलिए,
थर्ड केस में अगर ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर होगा तो लेवल बराबर होगा, ये क्यू ये केसी, तो क्या आपको कभी मूवमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर क्यू बराबर केसी होगा इसका मतलब आप कहां पे खड़े हो? साम्य पे ही खड़े हो, आप इक्विलिब्रियम पे ही खड़े हो। बस ये इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, तो सर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा बस आपसे क्या पूछेगा? एक आपको कोई डेटा दे रखा होगा और पूछेगा बताओ डायरेक्शन क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, N2 + 3H2 कन्वर्ट टू NH3, इसका केसी जो है वो है 4, केसी कितना है? 4। पर्टिकुलर टाइम पे, किसी समय पर, इक्विलिब्रियम नहीं है, पर्टिकुलर टाइम पे इसका 1 मोल है, इसका 4 मोल है और इसका 2 मोल है। कौन से लीटर में? 2 लीटर के कंटेनर में। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर, है ना, 2 लीटर। तो सुनना बात को, अब पूछेगा कि बताओ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, अभिक्रिया की दिशा क्या होगी इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मैंने कहा ये काम करो, क्यूसी कैलकुलेट कर लो आप। तो क्यू क्या होगा? अमोनिया का एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर अपॉन N2 का और H2 का क्यू। अच्छा, अमोनिया का कितना होगा? 2 मोल है, अपॉन आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है? 2। ये लो, N2 का 1 डिवाइड बाई 2, H2 का 4 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, ये हो गया 1 अपॉन 1/2 इंटू 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 4, 1/4 आ गया, 1/4 क्यूब। अब बताओ क्यू जो है वो लेस देन है केसी से। अगर क्यू लेस देन होगा केसी से तो ये रहा केस, ये रहा केस, इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन की हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ये सिंपल सा तरीका हो जाएगा। ये एप्लीकेशन अपन बात होगी किसकी? केपी और केसी की एप्लीकेशन क्या होती है उससे रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें। अब अपन बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी की। दो लेक्चर में यही बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी तक की। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी की। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, केपी और केसी की गणना करना, केपी एवं केसी की गणना करना। आराम से सिंपल सा टॉपिक है, समझना। एक दो जनरल फॉर्मूले लिख देता हूं सबसे पहले। जनरल फॉर्मूला, केसी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? किसके मोल? नंबर ऑफ मोल्स किसके? प्रोडक्ट के, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो भी लगा देना, है ना, पावर में, इंटू 1/v की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब तुम लोग समझते ही हो, डेल्टा एन का मतलब तुम लोग समझते ही हो। सिमिलर वे में केपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रेशर की पावर डेल्टा एन अपॉन टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन। ये टोटल प्रेशर है, इस बात का भी ध्यान रहे। ये जनरल फॉर्मूले हो गए। मैं इनमें टर्मिनोलॉजी में पी टोटल का मतलब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर कुल दाब, है ना। एनटी का मतलब टोटल मोल्स
एट इक्विलिब्रियम, साम्य पर कुल मोल। ठीक है बात, समझना अब आराम से इस बात को, अपन इसको समझते हैं, इस टॉपिक को आराम से समझो। ये दे रखा केसी केपी। अब अपन जनरलाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बात करूंगा, मैंने कहा ना। पहला क्वेश्चन, अगर आपको बोला H2 के A मोल है, I2 के A मोल है, V लीटर का कंटेनर है, पात्र का आयतन कितना है, V लीटर है। आपको बोला कि X मोल H2 डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित होता है, कहां पे, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। साम्य पर X मोल H2 वियोजित हो जाता है, तो अपन को बोला H2 प्लस I2 कन्वर्ट टू HI का Kc एंड Kp ज्ञात करो। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, है ना, समझना बात को आराम से। मैंने ये बोला कि A मोल H2 A मोल I2 V लीटर के कंटेनर में है और X मोल H2 उसमें से वियोजित या डिसोसिएट हो जाता है, तो बताओ इस रिएक्शन का, इस इक्विलिब्रियम का Kc और Kp कैसे लिखोगे। मैं आपको फर्स्ट ऑफ थिंग ये कह देता हूं, Kc और Kp विदाउट इक्वेशन मत लिखना कभी भी। Kc और Kp विदाउट इक्वेशन कभी भी मत लिखना, ठीक है। अब चलो, अब अपन बात करते हैं Kp Kc कैसे लिखोगे। मैंने एक इक्वेशन लिखी, ये जो दे रखी है H2 प्लस I2 कन्वर्ट टू HI। लो, स्टार्टिंग में t बराबर 0 पे ये 0, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब 0। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे इसने बोला x मोल H2 वियोजित हो जाता है, तो ये कर दिया a माइनस एक्स। यहां से x जाएगा, और सुनना, इसको b करो भैया, इसको b कर दो, इसको b कर दो, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा 2x, हो गया 2x। अच्छा, इसका Kc कैलकुलेट करो। HI के मोल का स्क्वायर लिखना है अपन को, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू 1 अपॉन V की पावर डेल्टा n, यही होगा इसका Kc। चलो, Kc इज इक्वल टू HI के मोल का स्क्वायर 2x का स्क्वायर अपॉन H2 का a माइनस एक्स, इसका b माइनस एक्स इंटू 1 बाई वी। डेल्टा n कितना है, 2 में से इधर भी 2, 0, तो Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये आएगा। Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा। बोलिए, बोलो भैया, आ जाएगा। चलो आगे, ये Kc हो गया, ये Kc हो गया। चले आगे। अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ कि जब ये रिएक्शन है तो इसका डेल्टा Ng अगर 0 है, तो डेल्टा Ng अगर 0 होगा तो Kc और Kp बराबर, तो ये Kp भी होगा Kc भी होगा, ये इस रिएक्शन का Kc भी होगा और Kp भी होगा। बोलो, होगा या नहीं होगा। ये इस रिएक्शन का Kp और Kc दोनों हो जाने चाहिए ना। बोलिए, आ गया समझ में ये क्वेश्चन। चलो आगे, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपन सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर एक इक्वेशन दे रखी है a गैस प्लस 2b गैस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बिल्कुल 3c गैस, t बराबर 0 टाइम पे इसका a मोल है, इसका b मोल है। t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका a मोल है, इसका b है, इसका 0 है। किस में प्रेजेंट है, v लीटर के कंटेनर में, v लीटर कंटेनर, ये साइड में लिख रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम x मोल b डिसोसिएटेड, Kp और Kc कैलकुलेट करना है। x मोल क्या हो गया, b डिसोसिएटेड हो गया। आराम से समझना। एक बात बताओ, एक बात बताना, v लीटर का कंटेनर है, इक्विलिब्रियम पे x मोल b डिसोसिएटेड हो गया, यही बात हुई। तो सुनना, पहले डेल्टा Ng चेक कर लो। डेल्टा Ng कितना है इसका, 0। डेल्टा Ng 0 है तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं, Kc और Kp बराबर। चलो ठीक है। इक्विलिब्रियम जब आया तो इसने कहा b माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे a माइनस एक्स बाई 2 होना चाहिए और यहाँ पे 3x बाई 2 आएगा। बोलो,
3x/2 आएगा। चलो केसी जब लिखोगे तो 3x/2 की पावर 3 अपॉन a माइनस x/2 इंटू b माइनस x का स्क्वायर। इस केसी को अगर अपन सोल्व करें तो 3 का क्यूब 27x³ अपॉन 4 इंटू a माइनस x/2 इंटू b माइनस x का स्क्वायर। ये केसी होगा तो ये इस अभिक्रिया का केपी भी होगा, ये इस रिएक्शन का केपी भी होगा, क्योंकि इस रिएक्शन का केपी और केसी जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बोलो, इस रिएक्शन के केपी एंड केसी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। चलो आगे थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, देखो एक मिनट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम नंबर 3। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है। 3a गैस है, कन्वर्ट हो रहा है b गैस प्लस c गैस प्लस d गैस में, है ना। t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका स्मॉल a मोल दे रखा है, इसका 0 है, इसका c मोल है, इसका 0 है। आपको बोला देखो वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है। एट इक्विलिब्रियम x मोल b इज फॉर्म। कैलकुलेट केसी एंड केपी। केसी और केपी बराबर भी होगा, ये आपको भी मालूम है ना। केसी और केपी बराबर होगा, ये आपको मालूम है। तो सुने अब आराम से। आप क्या करोगे, यहां पे x मोल बनाए, इसका मतलब यहां से a माइनस 3x टूटेगा, यहां पे x बनेगा तो c पहले से था, अब x बन गया, इधर x बन गया, ये इक्विलिब्रियम टाइम पे आ गया। तो केसी लिखो, केपी लिखो, एक ही बात है। ये x हो जाएगा, ये c प्लस x हो जाएगा, ये x हो जाएगा अपॉन a माइनस 3x का क्यूब। बस। अब मैंने तो ये एबीसी में करवाया, ये इन्हीं क्वेश्चंस में क्या दे रखा होगा आपको, इन्हीं क्वेश्चंस में क्या दे रखा होगा, a की वैल्यू दे रखी होगी, x की वैल्यू दे रखी होगी, c की वैल्यू दे रखी होगी, केसी केपी कैलकुलेट करवा लेगा आपसे। समझ में आ रही बात, ऐसे केसी और केपी कैलकुलेट करवाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और देखो आज का, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में अपन जो है कल जो करेंगे उसमें मैंने आपको कहा था 20 क्वेश्चन करवाने हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे आराम से। चलो मैंने क्वेश्चन लिखा, ये 2HI कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI वो है अल्फा। HI का वियोजन की कोटि जो है वो अल्फा है, तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ केपी क्या होगा, केपी के पदों में अल्फा को लिखना है। मींस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, और उस सामने वाली साइड में ओनली फॉर क्या हो, केपी हो। समझे आराम से पहले इस क्वेश्चन को। ये 2HI है, कन्वर्ट हुआ H2 प्लस I2। आपके मर्जी आए जितने मोल लिखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक मोल लिख रहा हूं, इधर 0 0। एक बात बताओ, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे ये 1 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो एक मोल में से, तो एक मोल में से तो अल्फा ही टूटेगा, तो यहाँ पे अल्फा बाई 2, यहाँ पे अल्फा बाई 2। केपी केसी बराबर होंगे अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो तो इधर से हो जाएगा अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होगा। ये 2 टाइम्स रूट केपी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। रिवर्ट कर दो, 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट केपी, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट केपी प्लस 1 अपॉन 2 रूट केपी, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट केपी अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स रूट केपी, ये आ जाएगा। बोलो, ये आ जाएगा आपका बेसिकली अल्फा। तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ केपी ऐसे आएगा। बात क्लियर सारी। ये अपना आज का लेक्चर यहां तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 15 क्वेश्चन में और करवाऊंगा केपी और केसी से रिलेटेड, प्योरली न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद जो है वो अपन बात करेंगे किसकी, ली चैटेलियर प्रिंसिपल की, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।